हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 17 डेज़ आपके यहाँ पर रहते हैं एग्जाम को, तो 17 डेज 17 जो वीडियोस है मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, वो भी प्रैक्टिस वीडियो। इसके अलावा मैराथन भी मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पर दूंगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके, तो एस्टेट का एग्जाम अगर आपका 13-14 को हो रहा है तो हम यहाँ पर इनफ प्रिपरेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी NEP 2020 के बारे में, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको हल्का सा जो कंटेंट का ओवरव्यू है वो भी दूंगी, साथ में हम यहाँ पर 40 MCQs की सीरीज करेंगे और आपको ये टॉपिक यहाँ पर अच्छे तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये क्लास लाइव होनी थी बट ड्यू टू सम रीज़न नहीं हो पाई है, बट कल मैं लाइव लेने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, चलिए, NEP 2020 को हम स्टार्टिंग से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी NEP आई थी वो आई थी 1968 में, जो कि आपको NPE बोली गई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। उसके बाद आपकी आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इस 68 को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, इसको यहाँ पर फिर मॉडिफाई करके 1992 में एक नई नहीं थी, बस इसको ही मॉडिफाई किया गया था। एंड देन हम बात करते हैं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करनी है ये सारी चीज़ें। देखिए, इसको बनाने के लिए इस पॉलिसी के अंदर जो स्टार्टिंग में सबसे पहले कोई भी जब भी नीति बनती है तो उसमें कोई ना कोई समिति का गठन होता है, कोई ना कोई कमेटी यहाँ पर बनाई जाती है। तो सबसे पहले 2015 में एक कमेटी बनी थी, जो कि चेयरमैन कौन थे उसके, डॉक्टर TSR सुब्रमण्यम थी। ठीक है, तो इसको सुब्रमण्यम कमेटी का नाम दिया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से सबमिट करी थी 2016 में, और कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी थी, जो कि आपके लिए काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम 20 वाले को अच्छे से पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। बट ये अप्रूव नहीं हो पाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव नहीं किया। उसके बाद एक नई समिति बनी 2017 में, एक नई समिति बनी 2017 में NEP के लिए, नई शिक्षा नीति के लिए एक नई समिति बनी। किसकी अध्यक्षता में, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व चीफ भी है, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और इसको अप्रूव कर दिया गया, और यूनियन कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसे अप्रूव भी कर लिया गया। तो ये जो डेट मैंने आपके सामने रखी है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किनकी अध्यक्षता में, ये याद रख लेना, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछेगी जो फाइनल वाली है। ठीक है, कब हुआ है, कब इन्होंने क्या कुछ चीज़ें बोली है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट क्या है भाई, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करी गई है। ऑब्वियसली बात है, शिक्षा नीति है तो शिक्षा के ऊपर ही सारी चीज़ें होंगी, और हर बच्चे तक शिक्षा का जो है पहुंच भी हो जाना चाहिए है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो बिना शिक्षा से वंचित ना रहे, मतलब बिना शिक्षा के ना रहे। ठीक है, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी कास्ट हो, अमीर है गरीब है, हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात यहाँ पर करी गई है। कितने साल तक के बच्चे के लिए, 3 से 18 वर्ष की शिक्षा की बात NEP 2020 जो है वो करती है। ठीक है, और ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी पढ़ेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आपसे कई बार पूछ लेते हैं। तो जब स्कूली एजुकेशन की बात करी जाए कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, कि बच्चों का एनरोलमेंट हो स्कूल के अंदर, बच्चे जाएं स्कूल में। ठीक है, चाहे कोई भी क्लास हो, कोई से भी क्लास हो स्कूल वाली, तो उसमें 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि 100% बच्चों का एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। और जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हायर एजुकेशन में ध्यान देना, 2035 का टारगेट रखा गया है, और 50% का एनरोलमेंट जो है वो हो जाना चाहिए है। ध्यान देना, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ गए, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपने प्रॉपर पढ़ना है, स्कूल एजुकेशन पूछा गया है या फिर हायर एजुकेशन पूछा गया है। NEP जो है वो बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम बहुभाषी देश है, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, जगह जगह पर हमारी भाषाएं बदल जाती हैं। तो इन्होंने कहा है कि मदर टंग को आप इग्नोर नहीं
करेंगे, मदर टंग को आप एज ए बर्डन जो है वो नहीं समझेंगे। ये आपके लिए बर्डन नहीं है, बल्कि आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आप उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे अप टू क्लास 5th, और ज़रूरत पड़े तो आप 8वीं तक भी जा सकते हो। तो 5वीं कक्षा तक आप उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे। अगर उनकी उड़िया है तो उड़िया में पढ़ाओगे, उनकी तेलुगु है तो तेलुगु में पढ़ाओगे, कन्वर्जन करके पढ़ाओगे, ठीक है। तो आप उन पे थोपेंगे नहीं कि आपको इसी लैंग्वेज में बात करनी है। क्लियर चीज़ है। पहले अभी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जिसको एनईपी में चेंज कर दिया गया है, इसको पहले MHRD कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये कहा गया था। इसको बदल करके इसका नाम एनईपी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके अलावा एक एपेक्स बॉडी यहाँ पर बनाया गया भाई, ठीक है। एक ऐसा स्वतंत्र निकाय यहाँ पर बनाया गया है जिसको कहा गया है नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि शिक्षा के रिगार्डिंग भी जो भी सारे डिसीजन, नीति आयोग, जितने भी रूल रेगुलेशन जो सब बनेंगे वो यही बनाएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो प्रधानमंत्री है वो करेंगे। हमारा जो जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पर देने की बात एनईपी 2020 यहाँ पर बोलती है। 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है शिक्षक बनने के लिए, वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर दिया गया है। 2030 का टारगेट रखा गया है, और हाल फिलहाल में ये जो कोर्सेज है वो आपके शुरू हो चुके हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने 1 साल का बीएड किया, जिसने 2 साल का बीएड किया वो वेस्ट हो गया है, ठीक है। वो वेस्ट नहीं हुआ है, बट आगे जो चीज़ें होंगी उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2030 तक का टारगेट करके ये सेट कर दी है। क्लियर चीज़ है, समझ में आई इतनी सी बात। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में भाई? अब बात करते हैं हम होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में, ठीक है। यानी कि समग्र और बहुविषयक शिक्षा में हर चीज़ को शामिल करना है, वो संपूर्ण होनी चाहिए। हर चीज़ को देखना आपने, सिर्फ पढ़ाई को नहीं, बच्चा हर चीज़ में कौशल उसको आना चाहिए। वो पढ़ना लिखना भी जाने, उसको वैल्यूज़ का भी पता हो, वो सोशल डेवलपमेंट भी उसका हो रहा हो, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा इन्वॉल्वमेंट अच्छे तरीके से रख रहा हो, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब बहुविषयक, एक विषय में आप अदर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे पढ़ा रहे हो, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो ये जो दोनों शब्द है आपका एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं। रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देते हैं, बल्कि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर बात करते हैं, मास्टरी पर फोकस करता है। किसी भी विषय में आप कितने महारत है, आपने उसकी कितनी डीप नॉलेज यहाँ पर ले ली है ताकि आप एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें भी कर सके, उस पर फोकस करता है। करिकुलम में रिडक्शन की बात करी गई है। अभी आपने पिछले 2-3 सालों में देखा हो, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कट कर दिए गए हैं ताकि बच्चों पर कोई बर्डन ना हो। ऐसा अनिवार्य, मतलब अनिवार्य तो नेसेसरी वाला होता है ना, अननेसेसरी वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करने की बात करी गई है कि भाई कक्षा 6 से बच्चे को कौशल की ट्रेनिंग देने लग जाओ। आप ऐसी शिक्षा दो जो उसको आगे चल करके इंडिपेंडेंट बनाए। वो अगर पढ़ने लिखने के अलावा कहीं और जाना चाहता है तो उसकी स्किल उसके पास हो, तो वो कक्षा 6 से देना आप बच्चों को शुरू कर दो, और इनकी स्टार्टिंग स्कूलों में ऑलरेडी हो गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स को फ्रीली चूज़ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर सब्जेक्ट्स को थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। जब आप अपने विषयों का चयन करते हो, जब आप 10th के बाद 11th 12th में जाते हो, तो वहाँ पर आर्ट वाले आर्ट ही पढ़ रहे होते हैं, कॉमर्स वाले आर्ट नहीं पढ़ सकते, साइंस वाले कॉमर्स नहीं ले सकते, आर्ट नहीं ले सकते। अब आपका जो मर्जी आए, आप अपने विषयों का चयन कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट आर्ट भी ले सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, बिजनेस भी पढ़ सकता है, जो मर्जी। आपको बस क्या करना है, आपके सामने थाली में बहुत सारे सब्जेक्ट परोसे गए हैं, यू हैव टू चूज़, ठीक है, कि मुझे ये पढ़ना और ये मेरा करिकुलम बन गया, आप चूज़ कर सकते हो। क्लियर चीज़ है। स्कूल का स्ट्रक्चर जो है अब 5+3+3+4 का कर दिया गया है। पहले 10+2 था। पहले 1ली से 12वीं तक की कक्षा की बात करी गई थी। अब 1ली में जाने के लिए, फर्स्ट क्लास में जाने के लिए भी बच्चे को 3 साल की एजुकेशन की बात करी गई है। आगे हम पढ़ेंगे, कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं है, आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हो। और शिक्षा कैसी होगी? समग्र होगी, समग्र विकास की बात की गई है। क्लियर चीज़ है। चलिए विज़न की बात करें, भाई क्या विज़न है इसका? तो सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ठीक है। शिक्षा में क्या हो? गुणवत्ता हो, मीन्स उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले और अच्छा रिजल्ट निकले, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस तो आप दे रहे हो सभी लेवल पर, बट वो क्वालिटी का होना चाहिए है, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, संपूर्ण विकास की बात करते हैं। सोशल इन्वॉल्वमेंट, जो सामाजिक भागीदारी है बच्चे की, उसको सुनिश्चित करते हैं।
ठीक है, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट कि बच्चा सोशली भी लोगों में घुलना मिलना सीखे। इसके अलावा करिकुलम और पॉलिसी रिफॉर्म की भी बात करी गई है, पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, पॉलिसी में चेंज किया गया है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स अवधारणात्मक समझ की बात की गई है। ठीक है, कि आप रोड लर्निंग नहीं करेंगे, अवधारणाओं को समझेंगे, फैक्ट्स को अच्छी तरीके से समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। क्लियर चीज़ है। चलिए ओके, अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं एक बारी। हमने कहा अभी आपका स्ट्रक्चर बदल गया है, पहले स्ट्रक्चर ये था 10+2 का, अभी स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का कर दिया गया है। एंड बिलीव में ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था। अब की बार तो पेडागोजी हटा दी उन्होंने सैडली, लेकिन पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, चलो तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, इस यहाँ से बताती हूँ आपको। देखो ये ओल्ड पॉलिसी है, ठीक है, ये जो है आपका पहली, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से जो है स्टार्टिंग थी पुराने वाले की और यहां तक थी 12th की, ये गायब था। ठीक है, ये क्या था, गायब था। मतलब पहले जो बच्चा है वो टोटली फर्स्ट क्लास से बात करी गई है, पहले से 12वीं, नीचे कुछ भी नहीं था। अब कहते हैं भाई नीचे क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो बच्चे का जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स होते हैं ना, मतलब 5 साल के अंत तक बच्चा जैसे जैसे 5 साल का होता जाता है ना, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो करीब करीब 50% हो चुका होता है। और जब बच्चा इतना अच्छा तरीके से ब्रेन का डेवलपमेंट हासिल कर चुका है तो उसकी शिक्षा पर भी बात की गई है। इन्होंने स्पेशली फोकस किया है, ये जो शिक्षा है, ये जो 3 साल की शिक्षा है, जो हम आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में, प्री स्कूल जिसको कहते हैं, पहली क्लास में जाने से पहले जो 3 साल बच्चा पढ़ रहा है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस पर एनईपी बहुत जोर देती है। और इसे क्या माना गया है, इसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। कौन सी स्टेज कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज मीन्स आधारभूत चरण, इसको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, चरण आधारभूत मतलब पढ़ लेना, आधारभूत चरण इसको कहा गया कि भाई बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नर्सरी में आप डाल रहे हो, मतलब किंडरगार्टन में उसको भेज रहे हो, प्री स्कूल में, प्ले स्कूल में, जो मर्जी आप उसको बोल लो, ठीक है, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, जो मर्जी बोल लो, उसमें बच्चे को भेजा जाएगा 3 साल। और यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनके पास ECCE का सर्टिफिकेट होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं। ECCE का सर्टिफिकेट होगा, वो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे इन बच्चों को, ठीक है, जो 3 साल वाले हैं। उसके बाद फिर वो जाएंगे कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में, और ये जो कंप्लीट है ये आपका फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है, जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। एक तो ये 3 साल का जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, और ये 2 साल का फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ही यहाँ पर, ये जो 8 साल तक की शिक्षा हो गई है ना, 3 से 8, इसे फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो है आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि आपका 3 से 5वीं कक्षा तक का है। 6 से 8वीं तक का आपका कौन सा है भाई, मिडिल है, और ये वाला आपका अपर वाला है। ठीक है, सेकेंडरी है। तो 14 to 18 मतलब PGT वाला है। क्लियर चीज़ है, 9 to 12th वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने इसे कैटेगराइज किया है। देखो यहाँ पर लिखा फाउंडेशनल, 3 साल प्री स्कूल, 2 साल का क्लास 1 and 2, 3 से 8 साल का स्ट्रक्चर है। ये प्रिपरेटरी है, क्लास 3 से 5, एज रहेगी 8 से 11, ये याद होना चाहिए। ये मिडिल है, क्लास 6 से 8, एज रहेगी 11 से 14, और सेकेंडरी है 9 to 12th, 14 से 18। इट मीन्स क्या समझे आप लोग, ये जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी एज कम पड़ रही है, ठीक है, उसको उस क्लास में ले नहीं रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को, तो वो नहीं ले रहे हैं। पहली क्लास में जो बच्चा जाएगा उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 साल, क्योंकि एनईपी कहती है कि प्रॉपर 6 साल होनी चाहिए उसकी उम्र। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है ना, जो गवर्नमेंट चलाती है, जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, वो नहीं कर रहे एडमिशन। ठीक है, प्राइवेट वाले तो कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। ठीक है, तो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा। इट मीन्स जिस बच्चे की उम्र 18 साल होगी वो 12वीं करके निकलेगा। अपने टाइम में क्या था, जब मैं 18 साल की थी तो मैं सेकेंड ईयर में थी। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर देख लो, एज ग्रुप 3 से 18 साल का है, ये पूरा 3 से 18 साल का है। ठीक है, मेन फोकस किस पे किया गया है, ये जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं ना, जो मैंने फाउंडेशनल के तहत आपसे बात करी है। समझ में आया स्ट्रक्चर? ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं ECCE की, तो ध्यान देना PGT वालों को यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, PGT वालों को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये कितनी उम्र की बात करता है, 3 से 6 वाला। ये ECC वो वाला फाउंडेशनल जो कि 3 से 6 साल का बच्चा है ना, उस एज ग्रुप की बात करता है।
क्योंकि 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका है 6 साल 5 साल तक का, तो यहाँ पर पहली क्लास से पहले ECC से जो है आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा। मीन्स आपका वो स्टार्टिंग की पहली कक्षा में जाने से पहले की शिक्षा ECC के थ्रू होगी। ठीक है, बच्चों को प्रॉपर केयर मिले, उसको शिक्षा मिले, ये उसका अधिकार है। टारगेट क्या है 2030 तक का, ये ECC का टारगेट 2030 रखा गया है। फोकस क्या रहेगा 3 से 6 साल के बच्चों पर। 5 ईयर्स बिफोर मतलब 5 साल से पहले बच्चों को आप प्रिपरेटरी क्लास में भेजेंगे, बाल वाटिका में उसको भेजेंगे। ECC क्वालिफिकेशन टीचर रहेंगे यहाँ पर। अगर आपकी शिक्षा 10+2 या फिर अबोव है तो आपको 6 महीने का ECC सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपकी लोअर क्वालिफिकेशन है तो 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेना होगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये समझे। यहाँ पर PGT से नहीं आएगा भाई, ये PRT से स्पेशली पूछा जाता है। ओके, तो PGT वाले भाग मत जाना, अभी आपके लिए सारी चीज़ें नीचे आएंगी। ठीक है, चलो ECC के की पॉइंट्स क्या है भाई, स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं हम, पहली क्लास में जाने के लिए रेडी कर रहे हैं उस बच्चे को, तभी तो हम उसको बाल वाटिका में भेज रहे हैं। और यहाँ पर जीवन भर सीखने के लिए, मतलब ये नींव है, बेसिक है आपका, यहाँ से बच्चे का बेस बनेगा। भाई फर्स्ट क्लास में तो प्रॉपर चीज़ें शुरू हो जाती है, रीडिंग करवाने लग जाते हैं फर्स्ट क्लास में, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जाना होगा। बच्चों के शारीरिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, उसका जो मसल्स रिलेटेड है, उसका संज्ञान, उसका सोशल, उसका लैंग्वेज, कल्चर डेवलपमेंट बच्चों में यहाँ पर करवाया जाता है। और खेल आधारित होती है, गतिविधियों आधारित होती है, बच्चा डिस्कवरी ओरिएंटेड यहाँ पर अप्रोच ले रहा होता है। ठीक है, और गोल क्या रहेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये तो कभी भी भूलना ही मत। ठीक है, चलो फाउंडेशनल है। हाँ, ECC मैंने कहा था फाउंडेशनल स्टेज आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो 3 से 6 जो ECC के अंतर्गत आता है, और ये आपका 6 से 8 जो कि पहली और दूसरी कक्षा है। ठीक है, चलो आप एक आता है FLN। ठीक है, ये भी PRT वालों से पूछा जाता है। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब क्या है कि भाई एक टारगेट रखा गया है NEP में कि कक्षा 3 तक, ठीक है, 3rd कक्षा तक बच्चों को बेसिक लिखना पढ़ना और अंक का ज्ञान आ जाना चाहिए। मतलब बेसिक उसको पढ़ना आ जाए 3री कक्षा तक, और कोई बच्चा छूटे ना इससे, बेसिक लिखना आ जाए। ठीक है, कोई भी बोल रहे तो उसको लिखना आना चाहिए है, और जो बेसिक कैलकुलेशन होती है ना, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये उसको आ जाना चाहिए है। ये FLN कहता है। ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में बोलते हैं मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। ठीक है, तो ग्रेड 3 तक राइटिंग, रीडिंग और मैथमेटिक्स स्किल आ जानी चाहिए। टारगेट रखा गया है 2026 से 27 का, 26 हमारी अभी चल रही है मिशन। अब इस FLN को अचीव करने के लिए एक मिशन यहाँ पर रखा गया, उस मिशन को नाम दिया गया निपुण भारत। क्या नाम दिया गया, निपुण भारत। ठीक है, सब सुनना इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके GK में भी कहीं भी उठा के पूछ देगा। निपुण भारत, इसको अचीव करने के लिए एक मिशन है जिसको लाया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए है, व्हाट इज NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। समझ और संख्यात्मकता की साथ साथ पठन दक्षता में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल है। ये हिंदी में भाई पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य क्या रहेगा कि भाई बच्चों को बेसिक लिखना पढ़ना और मैथमेटिक्स स्किल आ जानी चाहिए। क्लियर, ये इसका क्या है, लक्ष्य है। इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम पर जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल हुआ करते थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। 5 टायर इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है, नेशनल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल। ठीक है, 5 तरीके से ये होगा। और इसके तहत यहाँ पर एक और रिकमेंडेशन की गई है, SPM, स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल। SPM का क्या मतलब होता है, स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल। क्या है ये, इसको विद्या प्रवेश भी कहा जाता है। क्या पर कहा जाता है, विद्या प्रवेश या फिर स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल। ये क्या है, 3 महीने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, कितने महीने का, 3 महीने का, मीन्स 12 वीक का एक एजुकेशन प्रोग्राम है। अगर किसी बच्चे ने शिक्षा मतलब नहीं करी है ना, वो पहली में आने से पहले की जो वो बाल वाटिका वाली प्रोसेस है, अगर किसी ने वो नहीं करी है ना, तो उस बच्चे को कक्षा 1 में जाने के लिए रेडी करता है ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, क्या करता है, उसे रेडी करता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम उसको रेडी करता है, भाई उसको इंजॉयमेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ उसको बेसिक जो है जानकारी देगा ये वाला प्रोग्राम, ताकि वो फर्स्ट क्लास में जा करके बैठ सके। तो ये है वो 3 मंथ का प्ले बेस्ड। ओके, चलिए, प्ले बेस्ड एक्टिविटी रहेगी FAE में। निपुण भारत के तहत होलिस्टिक डेवलपमेंट, फोकस ऑन बेसिक चीज़ों की बात करेगी, लिखना पढ़ना, मैथ का स्किल। ठीक है, और बच्चों को ग्रेड 3 के लिए क्या करते हैं, रेडी करते हैं ये। चलो, ओके, अब बात आती है असेसमेंट की। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण प्रगति है या प्रगतिशील है, कार्ड या फिर पत्र आप कह लो। ठीक है, तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपने सुना होगा नाम।
होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। हिंदी में देख लेना भाई, सर्वांगीण उन्नति कार्ड या फिर पत्र। ये क्या है? 360 डिग्री असेसमेंट आपने बहुत बार सुना होगा, 360 डिग्री आंकलन करो बच्चे का। इसका क्या मतलब है भाई? पहले असेसमेंट होता था कि टीचर असेस कर देता था और बच्चे ने देख लिया कि हाँ भाई इस तरीके से गलती है, ये है वो है, चेंज कर लिया उसको। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, असेसमेंट सिर्फ टीचर ही नहीं करेगा, बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और बच्चों को भी अपना सेल्फ असेसमेंट करना आना चाहिए। बच्चे एक दूसरे का भी असेसमेंट करना आना चाहिए और टीचर का असेसमेंट भी मायने रखता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के असेसमेंट की बात करते हैं ये, कि फीडबैक मल्टीपल सोर्सेज से मिलेगी, कि बच्चों को स्वयं का भी आकलन करना आना चाहिए, दूसरे दोस्त क्या कर रहे हैं उनका आकलन भी करना आना चाहिए, और टीचर जो बताएंगे वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यही मतलब है 360 डिग्री का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना कि इस असेसमेंट के तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया है, NAC, राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया गया है। इन्होंने एक बॉडी बनाई है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसे परख बोला जाता है। आपने भी बहुत बार सुना होगा परख क्या होता है। परख की भी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे यहाँ पर, तो हिंदी में भी आप अच्छे से देख लेना इस चीज़ को। ओके, परख जो है भाई क्या है, एक तरीके से ये एडवाइस करता है। ये परख है जो एडवाइस करेगा, जितने भी बोर्ड है ना, स्कूली जो बोर्ड है, जैसे CBSE हो गया, ठीक है, जितने भी बोर्ड है, ICSE है, कौन सा SCSE है, ठीक है, जो भी है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, जितने भी CBSE मतलब केंद्र में जो भी बोर्ड है, एक बोर्ड और आता है, उन सभी को ये देखेगा कि वो कैसे, किस गाइडलाइन के थ्रू उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा भी, आप असेसमेंट कैसे करोगे, आप बच्चे का इवैल्यूएशन किस तरीके पे करोगे, ये सब बताएगा परख सभी को। कि और ये सारे स्कूल्स, ये सारे बोर्ड जो है वो इसके तहत चलेंगे जब भी असेसमेंट की बात होगी। ये होता है परख, ठीक है। फुल फॉर्म देख लेना बस इसका, ऑल बोर्ड्स विल वर्क ऑन परख गाइडलाइंस, ठीक है। और क्या असेस करेंगे, उसकी होलिस्टिक प्रोग्रेस, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करेंगे। मतलब सिर्फ उसकी पढ़ाई को ही चेक नहीं करना है, बल्कि उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना किया है उसे भी असेस करना है। जब हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम इसी की ही बात करते हैं। क्लियर चीज़ है, समझ में आया? चलिए इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। असेसमेंट का बस इतना ध्यान में रखना, व्हाट इज़ परख, ठीक है, 360 डिग्री क्या है और ये असेसमेंट, ये चीज़ें ज़रूरी है। ये सबको पूछा जाएगा, सिर्फ PRT नहीं, TST PST को भी पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, अब ना एक और NEP के तहत बैगलेस डे घोषित किया गया है, जिसमें बच्चों को बैग नहीं लेके जाना, ठीक है। बैगलेस डे बोला गया है NEP 2020 में। किस कक्षा के लिए कहा गया भाई? इन्होंने 10 दिन का बैगलेस डे यहाँ पर डिसाइड कर रखा है, ठीक है। 10 दिन का इन्होंने एक बैगलेस डे यहाँ पर डिसाइड कर रखा है। किस क्लास के लिए? 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 मतलब TGT, 6 से 8 के लिए यहाँ पर 10 दिन का बैगलेस डे, मतलब बैग रहित बोला जाएगा ना, हाँ, मतलब कोई बैग नहीं, पीछे पिट्ठू बैग नहीं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दो आप, ठीक है। जैसे इंटर्नशिप वगैरह हो, जैसे कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पोर्टर्स, आर्टिस्ट, यहाँ आप कहीं पर बच्चे को लेके जा सकते हो, किस तरीके से बना रहे हैं, किसी कुम्हार के पास लेके देखो बच्चे मिट्टी घड़ा ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये जानकारी बच्चे को देने के लिए NEP 2020 बात करता है। स्किल एजुकेशन दो उसको, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग करे, बच्चा अनुभव के आधार पर करे, खुद देखे जा करके कि भाई फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही है, कोई पास में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर कोई चीज़ बन रही है तो बच्चों को जा करके दिखाया जा सकता है ये चीज़ें। तो इस पर बात करते हैं। ये जॉयफुल भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल विजिट्स भी यहाँ पर हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री रहेगा, एक आधे दिन बच्चा इंजॉय भी कर सकता है, आज होमवर्क नहीं मिला है मुझे, ठीक है, इंटरेक्शन करेगा यहाँ पर ये। और ये जो गाइडलाइन है वो 29 जुलाई 2024 को लॉन्च की गई थी, जब NEP 2020 का 4th एनिवर्सरी था। ये कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में EMRS में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? EMRS में। तो ये ध्यान देना, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुकेंगे भाई। अरे भाई क्या करवाओगे? चलो ओके, चलिए जी क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लाइव लेते तो ये क्वेश्चन करने में थोड़ा ज़्यादा आनंद आता, बाकी चलिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी। पढ़िए इस चीज़ को भी, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है भाई जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए है, ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चलेंगे कि सॉरी मैं ये आगे आ गई हूँ। फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्या केवल रटने और अभ्यास पर आधारित होता है। जो मैंने ऊपर अभी रामायण गाई ना, अगर आपने वो अच्छा तरीके से सुना है बहुत ईजिली खोज लोगे। इंक्वायरी ड्राइविंग, डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए है, मतलब अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुख होना चाहिए है। या फिर ये बताता है एनईपी की टेक्स्ट बुक और टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड तो दूर चले जाओ जहां पर भी ये बात हो। ओरिएंटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम की बात भी नहीं करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस की बात भी नहीं करेंगे। इंक्वायरी ड्राइवन और डिस्कवरी ओरिएंटेड, बच्चा इसमें खुद करता है, बच्चा इसमें एक्टिव होता है, अपने अनुभव के आधार पर करेगा, अपनी तरीके से करेगा जो भी करेगा और वो उससे सीखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चलना है। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हेतल स्पीक्स गुजराती एट होम एंड फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग दैट लैंग्वेज, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज हिंदी। भाई घर पे वो गुजराती बोलती है और बहुत बढ़िया तरीके से बोल लेती है, फ्लुएंटली, ठीक है, लिख भी लेती है, पढ़ भी लेती है, बट स्कूल में उसका इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इस पर काम होता है, वो हिंदी है। अ लैंग्वेज शी डज नॉट नो, वो नहीं जानती उस भाषा को। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट मेजर मस्ट बी टेकन बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए है। मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषावाद, ठीक है, मदर टंग, ओके, देख लो अब कहाँ पर लिखा गया ये सारी चीज़ें। हेतल शुड बी आस्क्ड टू स्पीक ओनली, ना बिल्कुल भी नहीं। ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, बहुत अच्छा शब्द है, टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, मल्टीलिंग्विज्म। सब कुछ तो मुझे यही मिल गया है, फिर भी पढ़ लिया करो नीचे के ऑप्शन भी, ठीक है। टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट, नहीं क्यों कहूँगी मैं, ठीक है। हेतल शुड बी शिफ्टेड, शिफ्ट नहीं करूँगी। वेयर इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आए, मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का, ओके। बाकी लाइव होती तो बहुत अच्छा रहता सच में। व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू, भाई क्या प्रिंसिपल है असेसमेंट का, आकलन का, अकॉर्डिंग टू एनईपी। प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल, मुख्य रूप से रटने की क्षमता का परीक्षण करना है। एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेक्स्ट ओनली। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के अधिगम और विकास को अनुकूलन बनाना, यस, ठीक है, ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा जी, 3 जाएगा। क्लियर चीज है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग क्या होता है, अनुभव के आधार पर सीखना। मतलब जो चीज़ आप खुद कर रहे हो तभी तो अनुभव लोगे ना, जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तभी तो अनुभव लोगे, ठीक है। तो उसके आधार पर लर्निंग को बहुत बेस्ट माना गया है। एक्सपीरियंस एंड लर्निंग को अडोप्ट कर सकते हैं हम सभी स्टेजेस में। तो आपको ये छांटना है विच इज़ नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, जो सही नहीं है, नेगेटिव सी बात आपको निकालनी है, ठीक है, जो सही नहीं है। इट मेक्स द टीचर मोर एक्टिव इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देन द स्टूडेंट, भाई टीचर जो है बहुत एक्टिव हो जाता है स्टूडेंट के कंपैरिजन में। स्टूडेंट को होना चाहिए ना एक्टिव, तो है ना। नोट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंस टू गेन, भाई ये तो करता है, मुझे एक्सपीरियंस है मतलब मैं अपने पूर्व ज्ञान को नई चीज़ में तो जरूर से जरूर जोड़ूंगी, तभी तो मेरा एक्सपीरियंस की बात हुई, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझसे नोट पूछा गया है तो एक तो आएगा 1। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल, नहीं, ये सिर्फ पूर्ण तरीके से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। तो तीसरा भी आ जाएगा, उसे नोट पूछा गया है। इट एम्फेसाइजेज ऑन डेवलपिंग रियल और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट थ्रू, नहीं, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट और अपने अनुभव के आधार पर हो रही है सारी चीज़ें, वो तो अच्छी बात है। मुझसे पूछा है व्हाट इज नोट करेक्ट, दैट मीन्स 1 and 3 इज नोट करेक्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है 1 and 3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 2। आपको हमेशा क्या देखना है, पूछा क्या गया है वो देखना है, ठीक है। आपने देखा ऊपर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग है, फटाफट कूद के ऑप्शन तक गए, पहला तो बढ़िया लग रहा था, ठीक है, और थर्ड भी, ये फोर्थ भी बढ़िया लग रहा है, तो हमें ये छांटना है कौन सा गलत है। व्हाट स्किल डू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज, वो होती है जो भी अभी आधुनिक पॉलिसी है, मतलब जैसे एनईपी 2020, ठीक है। सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, भाई क्या डेवलप करने की बात कर रही है एनईपी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, पैसिव रिसेप्शन या फिर रिकॉल, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं, हमें इस भावना से को बच्चे के अंदर नहीं लेके आना है।
पैसिव रिसेप्शन या एक्टिव की बात करेंगे, रिकॉल की बात नहीं करते हैं, बच गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करो, कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी, अधिगम कैसा होना चाहिए है इनके अकॉर्डिंग, टीचर ओरिएंटेड नहीं, एक्सपीरियंसल, ठीक है, बिहेवियरिस्ट नहीं, टेक्स्ट बुक सेंटर में, कैसा होना चाहिए है, एक्सपीरियंसल होना चाहिए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच लैंग्वेज शुड ए टीचर यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एनईपी 2020 के तहत एक शिक्षक को शिक्षण निगम प्रक्रिया के दौरान जो छोटे बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए है, ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज या फिर मदर टंग, कौन सी, मदर टंग, ठीक है, ओनली पे मत जाना भाई, जो मदर टंग है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज हैव बीन प्रमोटेड, भाई क्या प्रमोट किया गया, ड्रिल प्रैक्टिस को तो प्रमोट नहीं करता, ठीक है, अच्छा इसमें से छांटना है, रोट मेमोराइजेशन को भी नहीं करता, इंक्वायरी को करता है, डिस्कशन को करता है, तो 1 और 2 आ जाएगा आंसर, कहाँ पर लिखा है 1 और 2, ये रहा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इज राइट आंसर। पता है कई बार हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर बहुत सारे हैं और जल्दी जल्दी में, क्योंकि उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये होता है फटाफट चलो आगे चलो आगे, कभी भी ऐसे मत करना, क्वेश्चन पर एक बार ना कंप्लीट नज़र मारा करो कि किस तरीके से पूछा गया है, एक से ज़्यादा पूछा है मतलब कहीं ना कहीं इसमें से छांटना है आपको, ये नहीं कि आपने ऊपर देखा गलत है टिक करके आगे 1 वो तो 1 ही है इसका वैसे तो, बट ध्यान देना, ठीक है, समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ। चलो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड करती है कि पैडागोजीज कैसी होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव क्या है, एग्जाम सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सक्लूसिव सेंट्रिक भी नहीं होनी चाहिए, भाई जो केंद्र में रहेगा वो कौन रहेगा, बच्चा रहेगा, क्लियर। 10वां देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है, भाई मल्टी डिसिप्लिनरी पर जोर देती है, रिजिड पर नहीं देती, समेटिव नहीं, हम फॉर्मेटिव होता तो अच्छा बात होता, एग्जाम सेंट्रिक नहीं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर चीज़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ए कहता है भाई एक अभिकथन है और एक उसका रीजन है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल चिल्ड्रन अप टू 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, बात तो सही है, ठीक है भाई 5वीं कक्षा तक उसको मदर टंग में पढ़ाइए, बात तो सही है, ये कथन है, उसके पीछे कहता है क्या ये इसका रीजन है, रीजन कहता है यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कंसेप्ट मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, भाई छोटे बच्चे जो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, ये भी बात सही है, तो मतलब ये भी सही है ये भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि वो उसी के ही बारे में बात कर रहा है। बाकी क्या कह रहा है, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नोट, भाई नोट थोड़ी है, वो तो सही बात कर रहा है, बाकी भी सारी चीज़ें गलत है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मुझे पहले से ही दिख रहा है साफ तौर पर, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी क्या है उसका करेक्ट है, वो उसी की ही बात कर रहा है। Which method of learning are emphasized upon by National Education Policy 2020, कौन सा मेथड है जिसे एम्फेसाइज किया गया है, देखो ध्यान देना, इसमें से चूज करना है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को तो करता है, डिजिटल लर्निंग को भी करता है, साइंटिफिक लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, भाई ये सारे ही सही हैं, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे यहाँ पर क्या है, सही है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तो बात ये चीख के करता ही है, साथ ही डिजिटल लर्निंग मतलब तकनीक को भी इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है, भाई डिजिटली भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से सही कर रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है, और स्कूल में भी जो है डिजिटल बोर्ड्स यहाँ पर लग गए हैं और मल्टीपल चीज़ों का, मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिक लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग, तो बहुत अच्छी बात है ही, ठीक है, तो चारों के चारों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट करो 13 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आंकलन का क्या उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें से छांटना है, तो टू जनरेट स्ट्रेस, नहीं भाई ये थोड़ी करेंगे हम, असेसमेंट के थ्रू हम स्ट्रेस थोड़ी करेंगे बच्चों को, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को दोहराना है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अनुकूल बनाना तो है, ठीक है, टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड, ये भी सही बात है, ओके, तो 3rd and 4th है कहीं पर, 3rd and 4th, 2nd, 3rd and 4th, एक मिनट सेकंड देख लो भाई, अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं को, हाँ देखो रिवाइज तो होती है चीज़ें, ठीक है, टीचर मैंने कोई भी टीचर मान लो क्लास में अगर वो पढ़ा रहा है और फीडबैक जब बच्चों से आएगा तो मतलब उसको पता है भाई अब उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये वाला भी सही है, सेकंड वाला भी, ठीक है, तो 2nd, 3rd and 4th आप चूज करोगे, जो कि कौन सा है आपका 2nd, 3rd and 4th, 2nd, 3rd and 4th, अच्छा यही दे दिया इन्होंने, ठीक है भाई ये भी सही है ये भी सही है, बिकॉज इन्होंने मैंने ऑप्शन में गलती कर दी है, बाकी देख लो एक बार, हाँ ये गलत है भाई, पहला तो गलत है,
ठीक है, पहला तो गलत है तो ये तो गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं 1 होगा मे बी, ठीक है, या तो इसमें या तो इसमें, तो 3rd and 4th दोनों ही सही है। ठीक है, देख लेना इस चीज़ को। चलिए, क्योंकि उसमें मैं ये नहीं देख पा रही क्या, ये भी 2 3 4 है, 2 3 4 है, सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों सही है। द शिफ्ट प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्या शिफ्ट है, क्या बदलाव की बात करी गई है, किस पर शिफ्ट हुए हैं हम? स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मानकीकरण से लचीले की ओर। हाँ बिल्कुल, करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, लचीला कर दिया गया है, मतलब स्थिर नहीं है वो। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, तो इस पे तो हम गए हैं। फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं, अगर समेटिव टू फॉर्मेटिव होता तब हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, नहीं, हम तो चिक चिक के कह रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। ठीक है, और ये उल्टा उल्टा होता तो अच्छा होता, बट अभी गलत है, तो आंसर जाएगा 14 का 1। ठीक है, आंसर जाएगा 14 का 1। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है मल्टीलिंग्विज्म, भाषावाद क्या है, एज ए हिंड्रेंस तो नहीं है, एज एन एसेट है, संपत्ति के रूप में, अननेसेसरी भी नहीं है भाई। ठीक है, और एक बैरियर भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक एसेट है, एक रिसोर्स के तौर पर आप इसको लेंगे। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो भाई मैं पढ़ती भले ही इंग्लिश में हूँ, क्योंकि मुझे समझ उसमें ही आता है। ठीक है, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा इंग्लिश ही रहा है। ठीक है, बट अभी हाल फिलहाल में मेरी हिंदी अच्छी हो गई है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में करती थी खुद से, जब खुद के लिए एग्ज़ाम दे रही थी ना, तब तो मैं हिंदी को हाथ भी नहीं लगाती थी। तो ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ी अंग्रेज हूँ, बट मेरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा है। मैं 5th क्लास से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में मतलब हिंदी में कुछ खास समझ में आता नहीं था, बट अब तो बहुत अच्छी चीज़ें हो गई है। तो पढ़ती भले इंग्लिश में हूँ अपने आप को समझाने के लिए, बट बोलती तो हिंदी में ही हूँ। ठीक है, तो बोलते तो हिंदी में ही हूँ, कहोगे तो हिंदी में भी पढ़ना शुरू कर दूँगी। बाकी मेरे साथ चीज़ें हैं, अगर मैं हिंदी में पढ़ूँगी मुझे समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा है मेरे साथ। तो ये मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर भाई पहले से मैं ऐसे चीज़ें करके आ रही हूँ, तो ये जस्ट उनको रिप्लाई है जिन्होंने कहा था कभी, तब मैं कर नहीं पाई रिप्लाई। तो भेदभाव वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, चलो, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट? भाई ऐसे बच्चे जो सोशो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं वंचित है, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उनको रिटेंशन करने के लिए, मतलब मेन उसमें धारा में वापस लाने के लिए, बनाए रहने के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो क्या कर रही है, रोट लर्निंग तो नहीं करेगी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड भाई ये भी नहीं करेगी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्ट, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या फिर रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, उनके अकॉर्डिंग करेगी सारी की सारी चीज़ें, संबंधित व अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम की बात करेगी NEP 2020। ठीक है, 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रपोज्ड, क्या बात नहीं की गई है? लर्निंग हाउ टू लर्न, कैसे सीखना है, ये तो करी गई है, नोट पूछा है ना, ये तो करी गई है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी की तो बात नहीं करी गई है, मुझसे नहीं पूछा है। 360 डिग्री, इसकी तो बात की गई है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, इसकी भी बात नहीं की गई है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता तो अच्छी बात होती। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर जाएगा आपका 2nd and 4th है कहीं पर 2nd and 4th? ये रिपीट पे आया क्या क्वेश्चन? एक सेकेंड रुकेंगे। नोट प्रपोज्ड है, लर्निंग हाउ टू लर्न, तो ये तो सही बात है। ठीक है, 360 डिग्री वाला भी सही बात है। कोर्स कंटेंट की बात नहीं करेंगे, और ये स्टैंडर्डाइज करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट, इसकी भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज अगर फ्लेक्सिबल होता ना तो हमारी समझ में आती है ये चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग जाएगा 2nd and 4th, यहाँ पर कहीं पर है 2nd and 4th, ये रहा ना 2nd and 4th। ठीक है, ये रहा 2nd and 4th। चलो, 17 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर चीज़ है, बिकॉज लर्निंग हाउ टू लर्न, भाई हम यही तो कर रहे हैं कि हम कैसे करें चीज़ों को, है ना। आपको, आप अगर क्वेश्चन आंसर बना पाओगे मतलब आप सीख रहे हो भाई कैसे आपको बनाना है, तो लर्निंग हाउ टू लर्न तो बात करेंगे। और स्टैंडर्डाइज एक नेगेटिव टर्म है, फ्लेक्सिबल इसके जगह आता तो अच्छी बात होती। ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑफ एजुकेशन शुड बी, किस पर होना चाहिए है प्रभाव? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर तो होना चाहिए है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं देखते ही बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, क्या है वो? बेस्ड ऑन नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है, या फिर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। अब किसी को नहीं पता है व्हाट इज नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, व्हाट इज क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, तो वो हम जब इवैल्यूएशन वाला टॉपिक करते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। ठीक है,
रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू द क्लासमेट, भाई कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, ठीक है। अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट, भाई ये क्या रिफ्लेक्शन करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है कि विद्यार्थी की प्रगति क्या है और उसकी विशिष्टता। अगर उसने कोई चीज़ हासिल करी है तो वो उसकी स्पेसिफिटी है, ठीक है, स्पेसिफिटी नहीं होता मतलब विशिष्टता है, वो उसकी स्पेसिफिक डिटेल है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर जाएगा इसका आंसर। क्लियर चीज़ है। 20 देखो, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज द करिकुलम एंड पेडागोजी शुड बी, कैसी होनी चाहिए है, बाकी ऊपर क्या लिखा भूल भी जाओ, बट कैसी होनी चाहिए है। तो एग्जाम के अराउंड सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए है, टेक्स्ट बुक के अराउंड भी नहीं होनी चाहिए है, इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअल होनी चाहिए है, स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए है, एक जैसी नहीं होनी चाहिए है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी, ठीक है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए है, ठीक है। तो थर्ड आंसर जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 21, द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम परख की बात करके आए हैं, ठीक है। क्या प्रपोज करता है, इसकी बात नहीं करता, रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं करता, ग्रेडिंग की बात नहीं करेगा, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को इंक्लूड करता है। क्लियर चीज़ है, ठीक है। एज इट इज पढ़ के आए अभी ऊपर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इंक्लूजन ऑफ डैश एंड डैश फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जब हम आंकलन की बात करते हैं तो किसका इंक्लूजन किया है इन्होंने, ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट, प्रोजेक्ट या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट को यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर पोर्टफोलियो, नॉर्म रेफरेंस या फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ध्यान देना यहाँ पर ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात, ये स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं आएगा, मानकीकृत टेस्ट नहीं आ जाएगा, इसमें भी वही है वही नहीं आएगा, और ये चीज़ें अलग होती है, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये इवैल्यूएशन में हम पढ़ते हैं, ओके। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ग्रुप का मतलब, ग्रुप वर्क मतलब आपस में मिल करके, और समूह की भागीदारी तो हम सुनिश्चित करते ही हैं, ठीक है। हमने सोशल इन्वॉल्वमेंट की बात करी है, पीयर असेसमेंट में हम ग्रुपिंग ही तो कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट। 23वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसकी बात करी गई है भाई, किसकी वकालत की गई है, इसकी तो की गई है, इसकी भी की गई है, इसकी भी की गई है, इसकी भी की गई है, ठीक है। पढ़ते ही समझ में आ रहा है, सबकी बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल्स मेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज नॉट करेक्ट। मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकालनी है जो सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट। ये कहती है वैरायटी ऑफ मेथड स्ट्रेटजीज सच एज ग्रुप वर्क एंड रोल प्लेज बी यूजफुल। ये तो अच्छी बात है, बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। और प्रपोजेज शिफ्ट फ्रॉम, नहीं, फॉर्मेटिव टू समेटिव का शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं करेंगे, बल्कि समेटिव टू फॉर्मेटिव होता तब हम अच्छी बात मानते। प्रपोजेज दैट अपार्ट फ्रॉम असेसमेंट बाय द टीचर अदर वे सच एज सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, ये तो अच्छी बात है। रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट शुड इंक्लूड प्रोग्रेस इन कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, कि सिर्फ यहाँ से चेक नहीं करना है, ठीक है, उसका डूइंग एस्पेक्ट कैसा है, उसका अफेक्टिव डोमेन्स मतलब उसकी भावनाओं के संदर्भ में, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसके संदर्भ में बात कर रहा है। तो जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं तो हमारे ये तीनों की बात कर रहे हैं, और हम असेसमेंट में भी इन तीनों को ही लेकर के चलेंगे, तो ये भी सही बात है। आंसर जाएगा 2, मेरे से नोट पूछा गया है। 25वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। ओके, नॉट करेक्ट पूछा गया है। कोई एक अच्छी जो स्टेटमेंट नहीं है उसे निकालो। द रिपोर्ट विल इंक्लूड सेल्फ एंड पीयर तो होता है, ठीक है। रिपोर्ट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये भी होता है। रिपोर्ट विल फॉर्म एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन स्कूल एंड होम, ये भी है। रिपोर्ट विल फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क ओनली एंड नॉट इंक्लूड ग्रुप वर्क। आंसर जाएगा 4, ठीक है, आंसर जाएगा 4। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। आकलन के संदर्भ में किसकी बात कर रहा है, ठीक है। समेटिव नहीं होगा, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं होगा, और पेपर और पेंसिल टेस्ट टाइप में नहीं होगा, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट की बात करता है। क्लियर। चलिए 27वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेथड डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। किसकी बात करता है, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, सबकी बात करता है, ठीक है, सबकी ही बात करता है, सारी ही सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है। ओके, चलो लाइव हमारा चल नहीं पाया है ना, वेरी बैड, ठीक है, कोशिश करेंगे कल हमारा चल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन लाइव में करते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है, जब आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझे मिले, फिर मुझे पता चले हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है।
ठीक है। व्हाट शुड बी द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड इन द नेशनल एजुकेशन। ओके, क्या है ये आपको निकालना है। कंपैरिजन तो नहीं होता, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग द कम्युनिटी, ये अच्छी बात है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग नहीं करोगे भाई कभी भी, ठीक है, कभी भी वर्गीकृत नहीं करोगे। प्रॉब्लम एरियाज इन स्टूडेंट लर्निंग दैट पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, ये थोड़े ना है कि आप बच्चों के लर्निंग गैप्स पेरेंट्स से बताओगे चलो इसको फिल करो, ठीक है, ये भी नहीं। आंसर जाएगा कौन सा, ये 2, ठीक है। 28 का आंसर क्या जाएगा, 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कौन से स्टेटमेंट को प्रपोज किया गया है। बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, भाई अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, नहीं बाधक तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात निकालनी है। स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, ना बिल्कुल भी नहीं। मल्टीलिंग्विज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट, ठीक है आंसर, क्योंकि बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो किस तरीके से आपने निकालना होता है, ऐसे शब्दों को चूज करो जिससे आप दूरी बनाना चाहते हो, ठीक है। बस ये देखना है, नोट नहीं लिखा हो। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन कैसी होनी चाहिए है, ओनली पे नहीं जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 3 4 है यहाँ पर, कहीं पर 2 3 4 ये रहा, ठीक है। 2 3 4 इज द राइट आंसर। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड करती है मल्टीलिंग्विज्म, मोनोलिंग्विज्म की बात नहीं करती है, स्टैंडर्डाइजेशन की बात भी नहीं करती है और इसकी बात भी नहीं करती है। आंसर जाएगा ये मल्टीलिंग्विज्म। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, क्या प्रमोट नहीं किया गया है, नेगेटिव लाइन निकालनी है, ठीक है। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर तो किया गया है, डिसेबिलिटी की बात हो रही है ना भाई, तो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। 1-on-1 टीचर और ट्यूटर ये भी आएगा, स्पेशल एजुकेशन नहीं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन नहीं, हम तो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना, हम तो समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो समावेशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, ठीक है। और सुटेबल टेक्नोलॉजी भी इनके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। आंसर जाएगा 3। द सेंट्रल फोकस किस पर किया गया भाई, रिजिड करिकुलम पर नहीं किया गया है, ये ठीक है। टूवर्ड्स एग्जाम नहीं करेंगे, समेटिव नीड नहीं करेंगे, आंसर जाएगा ये। क्लियर है, अब तो मुझे आई थिंक समझाने की भी नीड नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट करता है कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए है, एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार होने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक साल में एक ही बार करो, ये होता है असेसमेंट, नहीं, हम तो कहते हैं बार बार करो बच्चे का असेसमेंट ताकि आपको पता चले, ठीक है। इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट ए चाइल्ड प्रोग्रेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, किसी निश्चित समयावधि में बच्चे को बार बार असेस करिए। मस्ट बी एट द सेंटर नहीं होना चाहिए। इज इंपॉर्टेंट टू असाइन रैंक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो वाह, बहुत ज़्यादा ऑप्शन लगा दिया मैंने तो यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड, भाई किसकी बात नहीं की गई है। एम्फोसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तो बात की गई है, समेटिव की नहीं की गई है, और करिकुलम कंटेंट को इंक्रीज करने की बात नहीं की गई है, और डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं करी गई है, इंक्रीज की बात करी गई है, ठीक है। तो नोट मतलब 2 3 4 है, 2 3 4 कहाँ पर लिखा है, ये रहा 2 3 4, ठीक है। अरे भाई ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, अपना आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर चीज़ है। चलो वो जो पीछे हमारा हुआ है ना जिसमें सेम थे दोनों के दोनों ऑप्शन, तीसरा और चौथा, वो कुछ इसी तरीके से था, किसी में एक में एक था, बाकी दोनों में 2 लिख दिया था, ठीक है, वो देख लेना, इतना कोई वो नहीं है। किस पर जोर देती है भाई, तो फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लचीले बहुस्तरीय गतिविधि आधारित होती है, ओनली स्टैंडर्डाइजेशन मेमोराइजेशन, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एक अच्छा शब्द है, एक्टिविटी बेस्ड अच्छी बात है। द पर्पज ऑफ असेसमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, असेसमेंट का क्या पर्पज होता है, हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन एंड आउट, ठीक है, कंपैरिजन नहीं करोगे भाई, ठीक है। गैप और डेफिशिएंसी बता करके उस बच्चे को आप ये थोड़ी आइडेंटिफाई कर दोगे कि भाई ये तुम्हारी फेलियर है, देखो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, मेमोराइजेशन की बात भी नहीं करते हैं। हाउ टू सपोर्ट बच्चे को कैसे क्लासरूम में और आउट, ठीक है। तो चलिए 37 का 1, 38 देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग, असेसमेंट की बात हो रही है,
ठीक है। रिकॉल बेस्ड एक्टिविटी टाइप समेटिव नहीं, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं, आंसर जाएगा 1, 38 का 1। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज है शिफ्ट टुवर्ड, किस शिफ्ट की बात कर रहा है? लर्निंग टू लर्न, लोड लर्निंग, कंटेंट को इंक्रीज नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, आंसर जाएगा 1। क्लियर है? चलो अपना लास्ट है आज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है? फ्लेक्सिबिलिटी पर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम नहीं, डी कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं, बल्कि हम तो कंटेक्स्ट की बात करते हैं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है भाई, दीज आर योर आंसर्स। और ये वाला पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया है मैंने, ठीक है। जिसने नोट्स लिया है, आप लोग पीडीएफ पूछ रहे हो भाई, पीडीएफ जो होती है वो उनको देते हैं जो नोट्स लेते हैं, ठीक है। 7419055279 इस नंबर पर आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। लाइव की थोड़ी कमी रह गई है, मुझे भी लगा इसको करते हुए कि ये एक ऐसी क्लास है जिसको हम इंट्रैक्शन के साथ करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट चली नहीं हमारी किसी कारणवश। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आज ही इसको फाइंड आउट करने के लिए कि क्या इशू रहा, क्योंकि बाद में मुझे भी बहुत बार इसको करवाना पड़ा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।